वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें बात करनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर अब नजरसानी की अपीलों के लिए तश्कील दिए गए बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की है और अब इस समाअत को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अब मजीद तरमीम बादी नज़र में क्या सुप्रीम कोर्ट धड़ेबंदी का शिकार हो गई है? इस आईनी बहरान की वजह क्या है? ये जो इख्तलाफ है ये किस मामले पर है? 63A की तशरीह का सारा मामला है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इरफान हैदर, सीनियर एंकर पर्सन है, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। इरफान, आपसे आगाज करते हैं। इरफान साहब को भी, आरिफ साहब को भी बीच में कनेक्ट कर लेंगे। अब जो मामला है कि मजीद तरमीम जो हो रही है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट धड़ेबंदी का शिकार नजर आ रही है, ये सारा मामला इरफान क्या है आर्टिकल 63A के हवाले से, और अब जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात है नजरसानी की दरखास्तों की समाअत का मामला है, आपको क्या लग रहा है कि आगे चलकर ये क्या रुख इख्तियार करेगा? बहुत शुक्रिया शाइस्ता। ये मजीद धड़ेबंदी का शिकार होगा। बात नज़र में लगता ये है कि हम एक आइनी बहरान के दहाने पे खड़े हैं और इसका कोई हल दूर दूर दिखाई नहीं देता आया कि जब तक आइनी तरमीम हो नहीं जाती जो मुमकिन तौर पे करना चाह रहे हैं। असल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई, नाज़रीन को थोड़ा इस हवाले से बता देते हैं। ये बिल क्यों इतना अहम है और क्यों डिस्कस हो रहा है टीवी के ऊपर, ये जानना ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। असल में ये धड़ेबंदी जो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के दरमियान जो अब हम देख रहे हैं या माजी में हम देखते रहे हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह से ये मामला शुरू हुआ था। आपको बता दें कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं हमारे काजी फाइज ईसा साहब, ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने थे उन 19 से 20 जजेस का जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले जब पैनामा केस सामने आया तो उस वक्त होता ये था कि क्योंकि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होता था कि वो जो मर्जी बेंच बना दें, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते थे, पिक एंड चूज करते थे और वो एक बेंच बना के अपनी मर्जी का उनसे फैसला करवा लिया करते थे। पैनामा केस आया तो उसमें काजी फाइज ईसा साहब को उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद जब पैनामा में नाअहली हो गई नवाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद मामला ये सामने आया कि क्या नवाज शरीफ पार्टी सदर रह सकते हैं एक नाअहल शख्स या नहीं। तो उसमें जो बेंच बनाया गया उसमें फिर नहीं शामिल किया गया काजी फाइज ईसा साहब को। उसके बाद हमने देखा कि जो अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस जो नैब में थे उन पे मॉनिटरिंग जज लगाया गया था जस्टिस एजाजुल एहसन को। उस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि नैब रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। ये भी एक पहली दफ़ा हमने ये चीज़ देखी। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनसे सीनियर थे लेकिन उनसे जूनियर जज को वहां मॉनिटरिंग एक अहम एक जिम्मेदारी दे दी गई, जो कि एक अहम केस था। उसमें सजाएं भी हुई नवाज शरीफ साहब को 7 साल और 10 साल। फिर उसके बाद आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान उनकी हमशीरा पर केस कर दिया था, जहांगीर तरीन भी उसमें शामिल थे आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से, और उनका घर जो बनी गाला है उस हवाले से। उसमें जो बेंच बना था उसमें फिर काजी फाइज ईसा साहब को शामिल नहीं किया गया और खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल जो चलती रही, इसको देखते हुए फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की इसलिए ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सदर के पास माजी में इख्तियारात होता था 58(2)B, तो उसके तहत वो असम्बली तहलील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने आते ही ये काम किया था, गो के माजी में 97 में नवाज शरीफ ने 2/3 मेजोरिटी से ये किया, लेकिन वो जस्टिस सज्जाद अली शाह और वो एक तसादुम हो गया था, जिसके बाद नून लीग के कारकुन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में घुस गए थे, आपको याद होगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया था, जो कि बहुत अच्छा था। इवन के मैं बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं से मिला तो वो मीडिया पे तो तनकीद करते थे इस चीज़ पे कि ये पीडीएम की हुकूमत ने गलत किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे कि ये मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऑन कैमरा कुछ और है, लेकिन हम भी समझते हैं ये अच्छा है कि जज की, चीफ जस्टिस की जो इख्तियारात हैं उसको तकसीम कर दिया गया है। बदकिस्मती से अभी जो इसमें मजीद तरमीम की गई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेसिक बिल ये है कि चीफ जस्टिस +2 सीनियर तरीन जो जजेस होंगे वो ये फैसला करेंगे कि आया इस केस के ऊपर कौन सा और कितने जजेस का बेंच बनना चाहिए। साथ साथ ये कि आया इस केस पे, इस वाक़े पे किसी भी किस्म के बयान पर सुओ मोटो हो सकता है या नहीं हो सकता। अब उसमें मजीद ये तरमीम कर दी गई है, जो तीसरा जज होगा चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज और थर्ड जो सीनियर तरीन होगा वो पिक एंड चूज किया जा सकता है चीफ जस्टिस की जानिब से। एक दफा फिर अपनी पीडीएम की हुकूमत में जो तरमीम की गई थी, ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस सारे को जाया कर दिया है, उसका मकसद ही फौत हो गया है इस सारे मामले के बाद। ठीक है, लेकिन अब आरिफ साहब से बात कर लेते हैं, इस पर मजीद आपसे क्वेश्चन करते हैं। आरिफ साहब,
یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں مزید ترمیم کا ذکر عرفان نے بھی کیا ہے، اب کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس میں بحران کو دعوت دے رہا ہے؟ آپ ایز اے لا ایکسپرٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو ترمیم ہو عارف گئی صاحب کی تھی، آواز مجھ تک نہیں آ رہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ ترمیم ہو گئی تھی، جی اس یعنی اس حد تک تو چلو سب نے تسلیم کیا، لیکن اب یہ جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ معاملہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر موجودہ حکومت کو فائدہ دینے کے لیے اور ان مرضی کے تابع کام کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے، چونکہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ان کی رائے ان سے مختلف ہے، تو اس بینچ میں بھی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ انہوں نے ایک ایسا غیر آئینی فیصلہ تسلیم کر دیا ہے اپنے قاضی صاحب نے، جس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ یعنی جب وہ آرڈر جو پاس ہوا تھا اس کو انڈورس کیا تھا فل کورٹ نے، سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھی تھی. اور اب جو ہے یہ خود بیٹھ کے اپنی مرضی سے اس کو جناب قاضی صاحب نے اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے. تو بنیادی طور پر اس وقت جو قاضی صاحب کام کرنے والے ہیں اور جو آپ کو نظر آ جائے گا کل، وہ یہ ہے کہ اس کی آج تک کبھی مثال نہیں ملتی، کیونکہ جو تصور ہے اس کا ریویو کا وہ بڑا محدود ہے. اس طرح کا ریویو نہیں ہے کہ ریویو میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ٹوٹلی ویو ہی بدل دیں. اب وہ جو لوٹا کریسی تھی اس کو ریوائیو کرنے لگے ہیں قاضی صاحب، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے پاس آئینی کرنے کے لیے تعداد ہے، اور اس تعداد کو پوری کرنے کے لیے انہیں زور کرانے کی ضرورت ہے. اور وہ زور ہے وہ جب تک کہ فیصلے کو ریویو نہ کر دیا جائے. تو قاضی صاحب موجودہ حکومت کے لیے یعنی وہ راستہ محفوظ کرتے ہیں، وہ اپنی تعداد پوری کے لیے آئینی ترمیم کے لیے جسے چاہے وہ اس وجہ سے اختلاف نظر آ رہا ہے. قاضی صاحب کے کل فیصلے کے بعد جو ہے اور پہلے جو رد کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان سپریم کورٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور پاکستان لیکن عارف صاحب ایک رائے تو پھر یہ بھی ہے ماہرین کی کہ اگر عدالتی فیصلے میں عدلیہ میں ایک شخص یعنی چیف جسٹس کی اجارہ داری بھی پھر ختم ہو جاتی ہے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ ختم ہو گئی تھی نا، اور اس کو پھر انہوں نے قائم کر دیا. یعنی یہ تو اچھی بات تھی نا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ دو سینئر 3 ججز کے ساتھ مل کے فیصلہ کرے کہ کون سا کیس جو ہے وہ آرٹیکل 153 میں لکھے گا اور کس کے پاس جائے گا. تو جب یہ ساری بات تو تھی قابل تحسین تھی، لیکن اس کو جب بدلا گیا ہے اس پر، اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ میں ہوا اور اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا، پارلیمنٹ کا کیا ہوا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو فل کورٹ جو ہے وہ اسے انڈورس کرتی ہے. اور اس کے بعد پسند و ناپسند کی وجہ سے، کیونکہ قاضی صاحب جو یعنی وہی کر رہے ہیں جو حکومت چاہتی ہے. یعنی قاضی صاحب کو اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، حکومت کو یعنی ان کی مرضی کا فیصلہ دینے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ قاضی صاحب کے یعنی وہ اس طرح کا دوبارہ پھر اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، جس سے قاضی وہی حکمرانی جو تھی چیف جسٹس کی وہ پہلے والی قائم ہو جائے. یعنی آپ نے دیکھا جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ اپنے خیالات واضح ہیں کہ وہ اس حد تک آ گئی. یہ 2 رکنی یعنی جو بینچ تھا جنہوں نے یعنی جو اختلافی نوٹ 2 ارکان نے دیا تھا چیف یعنی اس میں اس حد تک وہ آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے کو اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. یعنی آج تک کبھی سپریم کورٹ میں ایسا ہوا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مفادات کی جنگ میں وہ لیڈ کر رہے ہیں قاضی صاحب، اور اس میں باقی جو چند ججز ان کے ساتھ شامل ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہی حال تو انہوں نے برباد کر دیا ہے. آنے والی نسلیں اس کی سزا بھگتیں گی، کیونکہ اس طرح کبھی ہوا نہیں. قاضی صاحب اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو وہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آئین کو مانتا ہوں، تو آئین تو وہی ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے اپنے فیصلوں کو. تو کل کو کوئی یہ کہے گا کہ جناب میں عدالت کے اس فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ یہ قانون
मैं तो कानून को मानता हूँ और ये फैसला अदालत जज ने तो इसका मतलब ये है कि जो अदालती फैसले होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते क्या? फिर इस तरह से अदालतों का क्या इस्तेहकाक होगा, क्या ट्रस्ट का लेवल होगा? वो कानून का दर्जा रखते हैं, यानी जो कानून के माखज हैं कि जिस जरिए से कानून बनता है उसमें एक माखज जो है वो अदालती फैसले हैं। ये उन्हें काजी साहब को भी पता है, लेकिन बुनियाद जिस शख्स ने सब कुछ बुलडोज करना हो अपने मफादात, आपके जिस तरह की तौहीन और तस्दील इस वक्त काजी साहब की पूरी दुनिया में हो रही है, काजी साहब को तो इसका ख्याल नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तस्दील जो है ये सिर्फ काजी साहब की नहीं बल्कि पाकिस्तान में जुडिशरी की तौहीन है। और इस तौहीन का नतीजा ये है कि हमारी सतह जो है, लोगों रैंकिंग जो हमारी वो नीचे चली गई है बेइंतहा। और ऐसी यानी हुकूमत के साथ, ऐसे मुमलिकत के साथ लोग किस तरह डील करेंगे कि जहां इंसाफ ना हो, जहां अदालतें जो है वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलती हो। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो कर रहे हैं काजी साहब, उन्हें इसकी कोई जस्टिफिकेशन उनके लिए नहीं है। सवाए आप देखें, वो तो उन्होंने कहा खड़े होकर सामने पीटीआई वालों ने कि जनाब आप हमारे खिलाफ फैसला ना करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है जस्टिस गुलजार साहब की सुनवाई में कि काजी फायज साहब पीटीआई के केसेस को नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि पीटीआई के दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर था और वो जाती इनाद रखते हैं। इसके बावजूद हर फैसला जो है काजी साहब उसमें बैठते हैं दिखाई के साथ, और एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं इंसाफ का बोलबाला करना चाहता हूँ, मैं आइन को बड़ा मानता हूँ, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि किसी को क्या इख्तियार पहुंचा है कि इख्तियार हक हासिल है कि वो इस बात की तनकीद करे कि किसको उसमें बिठाता हूँ या नहीं बिठाता हूँ। फिर जो इन दिनों में काजी साहब ने अपने जजेस के ऊपर उनकी तजलील की है और जिस अंदाज उन पर चार्जशीट किया उन्हें, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी साहब ने खुद कई महीने तक काम नहीं किया था जब ये जज थे और उसके पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठ रहे थे। ख्याल ये थी कि पार्लियामेंट अदालत की तौहीन कर रही थी और के साथ बैठे हुए थे। तो ऐसी सूरत में काजी साहब इस इंसाफ का न सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में बेइंतहा अनारकी को हवा दे रहे हैं और इससे पाकिस्तान के हिस्से बखरे होने का खतरा है। मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब को वकला को भी चाहिए और सारे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं वो सीधे खड़े हो जाएं, और ये वक्त है कि यहाँ इस तरह की जो सूरत हाल है उसको आगे ना चलने दिया जाए। राइट सर। इरफान, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से इरफान साहब ने बात की है अभी आरिफ साहब ने, कि अब अगर जस्टिस मुनीब अख्तर का वो जो लेटर है जो पेश किया गया, जिसको शायद सुनाया भी गया समात में, वो शामिल नहीं होते, नया बेंच तश्कील दे दिया जाता है, तो फिर किस तरह से इस आईनी तरमीम के मामले को आगे लेकर चला जाएगा? देखिए शाइस्ता, 63 है कि आरिफ चौधरी साहब से मैं बसद तराम इख्तलाफ करूंगा कि काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आइन को मानता हूँ, मैं माजी के फैसलों को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि अगर माजी में किसी जज ने या किसी चीफ जस्टिस ने या किसी बेंच ने आइन से हटकर आइन को री राइट किया हो, जो कि हमने माजी में देखा 63 चूंकि उस वक्त एक जमात को फायदा पहुंचाना था बादी नज़र में, ऐसा लगता है बदकिस्मती है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ रहे थे। 63 की जिस तरह तशरीह की गई थी, तो क्या उसी तशरीह को सामने रखकर काजी साहब फैसले करते जाएं या आइन को देखें? अगर कोई चीफ जस्टिस या कोई जज आइन को री राइट करता है, जो कि उसका इख्तियार नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, तो क्या उसे ही फॉलो किया जाएगा हमेशा के लिए? क्या वो पत्थर पे लकीर हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। एक शख्स नहीं करेगा इसके लिए। अगर आपने बिठाना है तो इसके लिए फुल कोर्ट बैठ के वो फैसला करेगी कि ये आइन को री राइट किया गया है या आइन के मुताबिक फैसला था। सिर्फ काजी साहब की एक शख्स की मर्जी से या 2-3 लोगों की मर्जी से तो उसे नहीं खत्म किया जा सकता, भले वो फैसला किस तरह का भी हो। उसके लिए आपको उससे बड़ा बेंच तश्कील देना पड़ेगा कि कल का रिव्यू कर रहे हैं, इसमें कानूनी जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने फैसला लिखा था वो बैठ इसमें वो मान नहीं रहे इस सूरत हाल को, और आप नोटिस में कि आपने फैसला करना है। इस तरह कभी फैसले नहीं हुए। आप बता रहे हैं री राइट करने वाला मामला भी तय करता है, वो तय करना है। आप अगर इस लोगों की मर्जी पे दे देंगे, पसंद हो नापसंद देंगे, तो हर शख्स वो जब उस मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो चौधरी साहब वो तो कर रहे हैं ना, अभी दोबारा 63 की तशरीह के लिए दोबारा बेंच बनाया गया है ना। बेंच, बिल्कुल।
یہ بینچ جو ہے یہ ہینڈ پک بینچ ہے، جس کے خیالات واضح ہیں کہ وہی بینچ ہے جس نے سر 22 مئی 2022 17 مئی 2022 والا بھی اسی طرح تھا، پہلے سے سب کو پتا تھا فیصلہ کیا آئے گا. چیف جسٹس بندیال تھے، اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کو ساتھ بٹھایا گیا تھا. فیصلہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پورا فل کورٹ بیٹھے جو ٹچ ڈاؤن کرے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو بٹھا دیا جن کی رائے آپ کو پہلے سے پتا ہے. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. معذرت، شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. عارف چودھری صاحب اور عرفان حیدر ہمارے ساتھ تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کو مزید بھی آگے بڑھاتے لیکن شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گئے. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.